नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा यूक्रेन, अमन के पैगाम के साथ 4 समझौतों पर हुए दस्तखत। जेपी नड्डा ने लॉन्च किया नेशनल मेडिकल रजिस्टर, नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत करेगा काम। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच ज्यादातर सीटों पर मुफाहमत, उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान। नेपाल में हिंदुस्तानी मुसाफिरों से भरी बस नदी में गिरी, 14 की मौत, 29 बचाए गए, कई लापता। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान तालिबान सरकार के नुमाइंदे को सफीर के तौर पर किया कबूल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को यूक्रेन का एक रोजा दौरा किया। इस दौरान वो पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। 1991 में सोवियत यूनियन से अलहदगी के बाद से यूक्रेन में ये किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। कीव के फोमिन बॉटनिकल गार्डन में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम कायद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इसके बाद हुई आला सतही मीटिंग में दोनों मुल्कों के दरमियान कुल 4 मुआहदों पर दस्तखत हुए। मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी भली बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता
बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर आया हूं और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में आपको। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। Which is that there have been a number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject. A little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. He had also underlined that dialogue and diplomacy are the key. Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. मरकजी वजीर साहब जेपी नड्डा ने नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत नेशनल मेडिकल रजिस्टर लॉन्च किया है। इस रजिस्टर में तमाम हिंदुस्तानियों का सेहत का रिकॉर्ड यकजा करने का मंसूबा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप और कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों में अदम तहफ्फुज़ का एहसास है जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। Once the doctors, we hope, resume duty, then we will prevail upon the authorities not to take any adverse action. Yes. On duty, if they are on duty, they will not be marked absent. If they are not on duty, the law will have to follow its course. How can we tell the administration to to write something which is not correct? Let them first come back to work, and then if there's any difficulty, just talk to us in the court here. We'll make sure that there is no adverse action against the doctors. Very well. We quite see that they were all upset about the fact that there was a very serious incident which took place. But let them first report to work, and then once having reported, they have reported back. Not they have reported back. The doctors, we hope, resume duty, then we will prevail upon the authorities not to take any adverse action. Yes. But they must first come back to duty for the simple reason, otherwise the people who need the services the most are deprived of their services. That's the only concern. How does the public health infrastructure run if the doctors don't resume work? पश्चिम बंगाल की और पूरी तरीके से आरोपी के जो प्रिंसिपल है उसको बचाने के लिए साथ खड़े। देखिए, जांच के बीच में जहां कोर्ट तक इन्वॉल्व हो इस तरह की टिप्पणियां कर हल्की राजनीति खेलना गलत होता है।
इंतज़ार कीजिए, जांच के कई पहलू हैं, सारे पहलू सामने आने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर, ये बात किस तरीके से देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करी है 11 दिन लंबी। डॉक्टर्स के मन में एक असुरक्षा का और भय का माहौल है, उसको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हों या अदालतों में हों या मीडिया में हों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में और समाज में जो भय है महिलाओं को लेकर, वो दूर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों की तकसीम के मामले में ज्यादातर सीटों पर इत्तेफाक राय हो चुका है। जिन सीटों पर पेंच फंसा है उन पर बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में बताया कि ज्यादातर सीटों पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस के इलाकाई लीडर अड़े हुए हैं। हम फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके बाकी सीटों को इत्तेहाद के दायरे में लाकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। सर, कल अलायंस की बात हो रही थी, तो क्या कंसेंसस बिल्टअप हो गया है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एंड? काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम को सपोर्ट करेगी? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें। ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हाउस की तरफ बढ़ते हुए बीजेपी के कारकुनान के एहतजाजी जुलूस को पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोक दिया। इस मौके पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में एहतजाजी कारकुनान से बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी ने खिताब किया। ये तो सरकार की गुंडागर्दी है। सरकार की गुंडागर्दी आज से कल से ही चल रहा है। पहले तो लोगों को आने नहीं देना, उसके उन्होंने भरसक प्रयास किया। उसके बाद भी झारखंड भर से नौजवान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और आए तो आप सबने देखा कि मीटिंग हो रहा था, हम तो भाषण ही दे रहे थे। उस समय हमने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी मैदान में। ये पहली दफा हुआ है मीटिंग। वाटर कैनन, आंसू गैस, ये सब चीज मीटिंग चल रहा है, भाषण हो रहा है और वो छोड़ रहे हैं। और यहाँ मीटिंग समाप्त होने के बाद तो फिर आदमी को जाने का यही रास्ता है। और यहाँ मंच के बगल में गेट, यहाँ भी मंच के बगल में ब्रैकेटिंग और नुकीला तार से उन्होंने बाड़ लगा रखे। ना आने देना ना निकल जाने देना, ये क्या मतलब है साहब? ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। अब किसको आप रोकना चाहते हैं? तो इन्होंने जो बल का प्रयोग किया और जिस प्रकार से आंसू गैस उसने छोड़ा है, वो भी एक जहरीला, आंख भी खराब हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। आप सबने महसूस किया होगा। ये पहली दफा हमने देखा कि वर्षों के बाद इस प्रकार के आंदोलन को कुचलने का इन्होंने तरीका अपनाया है। बिल्कुल गलत है और हमें लगता है कि इसकी कीमत हेमंत सोरेन को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की आयु अब मुश्किल से 100 दिनों की है। और जो भी पुलिस पदाधिकारी ने इस प्रकार के काम किया है उसकी भी जांच होगी। भाई आपको यहाँ क्या बोलते हैं, गेट, कार्यक्रम स्थल पर गेट लगाने का, वायर काटीले तार से गेट लगाने का क्या उचित है? आपने दोनों तरफ लगा रखे हैं कि गिर जाएगा, किधर से आदमी जाएगा? सामान्य जन भी इधर से जाते हैं, अपने बाजार की ओर जाते हैं, रांची की ओर जाते हैं। आपने वहां पर ये लगा रखे हैं।
ये तो आप जानबूझ करके लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, तो ये गलत है। इन्होंने गलत किया और अब कहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने किस अफसर ने ये तय किया कि भैया मंच के पास वो बैरिकेडिंग लगाएंगे? ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को वो पेंशन फिर से बहाल कर दी है जो 5 महीने पहले रोक दी गई थी। दिल्ली के वजीर आतिशी ने बहाल की गई पेंशन की तफसीलात मीडिया के सामने रखते हुए इसके रोके जाने के लिए बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।
दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर सो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 14,000 नए बेड का इंतजाम किया जा रहा है। कई जगह नए अस्पतालों की तामीर हो रही है और कुछ जगह नए ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। अब इन अस्पतालों में डॉक्टरों समेत दीगर स्टाफ की तकर्री एलजी साहब के तहत आने वाले सर्विस महकमे का काम है। सौरभ ने कहा कि अगर बीजेपी के एलजी साहब यहाँ भर्तियों का काम नहीं कर पा रहे तो ये काम दिल्ली सरकार को सौंप दें। कल माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी की तरफ से एक प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिया गया, जो आज कई अखबारों के अंदर लंबा चौड़ा छपा भी है। और उस प्रेस नोट के अंदर उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से कई अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं। और उन्होंने, उनकी लिस्ट में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने अपनी लिस्ट में बताया कि करीब 13 एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक है उसके अंदर नया ब्लॉक बन रहा है। 4 टोटली नई जगहों पे नए अस्पताल बन रहे हैं और करीब 7 जगह एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की रेट्रोफिटिंग या उसकी कुछ री इंजीनियरिंग करके उसके अंदर आईसीयू हॉस्पिटल्स में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही और मुझे लगता है ये बात सही है, ये काम चल रहा है। पहली बार एजी साहब ने माना है कि ये काम चल रहा है। और फिर उन्होंने पूरी लिस्ट भेजी कि जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल जो है, ट्रॉमा हॉस्पिटल जो इमरजेंसी के लिए, वो करीब 96% कंप्लीट है। 2,693 बेड का, माफ़ कीजिएगा, 362 बेड का अस्पताल बन रहा है। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल रघुवीर नगर में बन रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है। इसके अंदर 472 बेड करीब है। ये मेलजी साहब की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से लोकनायक के अंदर नया ब्लॉक बन रहा है 1570 बेड वाला। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल 773 बेड, भगवान महावीर अस्पताल 400 बेड, बाबा साहब अम्बेडकर 1063 बेड, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 460 बेड, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल 2270 बेड, आदि आदि करके ये करीब इसके हिसाब से मोटा मोटी 14,000 के करीब नए बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तैयार किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि साहब ये जो अस्पताल बन रहे हैं इनका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अस्पतालों की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग होम और नर्सेज वो कैसे आएंगी। ये सवाल एलजी साहब का नहीं, ये सवाल तो हमारा है। और अगर आप हमारी प्रेस रिलीज देखेंगे और हमने जो एलजी साहब को चिट्ठियां लिखी हैं, तो ये सवाल हमारा है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो काम आता है, दिल्ली सरकार तो वो कर रही है, अस्पताल बना रही है। उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर की नियुक्ति एलजी साहब के सर्विसेज विभाग का काम है। अगर नहीं है तो एलजी साहब बता दे नहीं है, हम ले लेंगे। हम तो चाहते ही हैं, हम तो लड़ रहे हैं कोर्ट में कि सर्विसेज हमें दे दो। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति, पैरामेडिक की नियुक्ति, नर्स हो गया, नर्सिंग ऑर्डरली हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सारी की सारी नियुक्तियां सर्विसेज विभाग का काम है और एलजी साहब के सीधा अधीन है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप किसी भी अफसर से पूछ लीजिए और उससे कहिए ऑन रिकॉर्ड वो बता दें। एलजी साहब का जो ये महकमा है सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये सो रहा है, सालों से सो रहा है। और एलजी साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे दबाव में, मेरे दबाव में विनय सक्सेना जी को ये मीटिंग करनी पड़ी है। जो कह रहे ना कि मैंने मीटिंग की स्टेटस के बारे में, मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, आपने इतने सालों में मीटिंग की, ये तो आपका विभाग है। आपको 2 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली का एलजी बने हुए और आप आज मीटिंग कर रहे हैं इसके बारे में। आपने पहले मीटिंग क्यों नहीं करी? आप मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ही विभाग है ना।
और अगर नहीं है तो बता दीजिए ये सर्विसेज विभाग एलजी साहब का नहीं है, हमें दे दीजिए, हम तो खुश हैं उसको लेके। यूपी के मथुरा शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद पानी भर जाने के सबब मामूलात जिंदगी दरम भरम हो गई। रियासत में पुलिस कांस्टेबल ओहदे के लिए होने वाले इम्तहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद कई नौजवान भी पानी भरने से बंद हुए रास्तों के सबब इम्तहान के सेंटरों तक नहीं पहुंच सके। हमारा यूपी पुलिस का पेपर था सब पहली शिफ्ट में 10 बजे से 12 बजे तक। भूतेसा चौराहे पे और बस स्टैंड में मथुरा पे इतना पानी का आदमी डूब जाए, और वहाँ चौराहे पे ट्रैक्टर भी डूब चुका है, इतना पानी। और हमारा सेंटर था महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और वहाँ के लिए रास्ता बताओ कहाँ से आए, अजनबी हैं। अब इतना पानी भर रहा है कि हम पेपर तो हम नहीं दे पाए। गोवर्धन चौराहा और बस स्टैंड और भूता चारों तरफ पानी पानी है, कहीं से निकल लो। गाड़ी डूब रही है, गाड़ी बंद हो रही है, साइलेंसर तक पानी आ रहा है गाड़ी के। कितना पानी मिला आपको? पानी इतना है, गाड़ी डूब गई है पूरी, ट्रैक्टर भी डूब गया पूरा। आदमी चलो जाए नीचे और मतलब पता ही ना पड़े आदमी हथो कि ना हथो, इतना पानी भर रहा है। और पेपर कहाँ से दे में? अब सरकार या तो जा पेपर कागज कैंसिल करके मत जितना फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हो अगली तारीख दे के और पेपर करवा दे। जी गुजारिश है सरकार से, और क्या। नेपाल में हिंदुस्तानी मुसाफिरों से भरी एक बस के नदी में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। नदी में गिरने वाली इस बस में से 40 से ज्यादा अफराद सवार थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है, 29 लोगों को बचाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी मुसाफिरों की तलाशी का काम जारी है। नेपाल पुलिस के मुताबिक बस तनहुन जिले में मार्सियांगडी नदी में गिरी है। मुत्तहदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के मुकर्रर करदा नुमाइंदे को अपने यहाँ सफीर के तौर पर कबूल कर लिया है। मुत्तहदा अरब अमारात चीन के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे की असनाद अपने यहाँ सफीर के तौर पर कबूल की है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन की फाइनल फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इमरान इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर का ये इलेक्शन लड़ने की बरतानिया के 2 साबिक वज़ीर आज़म ने भी अप्लाई किया है। अब अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने वाले इस इलेक्शन में कुल 40,000 लोग वोट डालेंगे। इस इलेक्शन में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।